नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 to 12 इंडियन पॉलिटी मास्टर सीरीज यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 to 8 तक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 9 को एंड करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर जाकर के क्विक रिवीजन मोड में भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। साथ ही उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि हमारा द अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रेप ट्रैकिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन 50 एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं, जो आगामी यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 चुनाव रणनीति को कंप्लीट करवा दिया था और आज हम चैप्टर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर 4 का नाम है संस्थाओं का कामकाज। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे और कानून मान्य होते हैं और उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर काम करना होता है। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो 13 अगस्त 1990 को ये एक केस स्टडी के रूप में बताया गया है कि कैसे सरकार के नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। और साथ ही ये सभी इसलिए स्टेट पीसीएस और खास करके यूपीएससी वाले को पढ़ने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो देखिए कैसे नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। और सभी सरकारी आदेश की तरह इस ज्ञापन में एक संख्या थी और और यह आदेश उसी संख्या के नाम से जाना जाता है। और यह आदेश कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ने इस पर दस्तखत किए थे। यानी कि जो डिपार्टमेंट इसका ज्ञापन लाती है तो उसके सचिव का हस्ताक्षर पहले उससे लेना होता है। भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यानी कि यह ज्ञापन ईबीसी आरक्षण को लेकर के था। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम ईबीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस नाम दिया गया है। नेक्स्ट है निर्णय करने वाले। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और दरअसल सरकार की अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों का नियुक्ति करता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक के कामकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय पीएम ही लेते हैं। वहीं हमारा सांसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। भारत सरकार ने सन 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया
और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इस कारण इसे मंडल आयोग के नाम पे भी जाना जाता है। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था, और मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें भी दी थी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक सिफारिश थी कि सरकार को नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना है। 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव भी घोषणा पत्र में वादा किया कि वह सत्ता में आने पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, और चुनाव के बाद इसी सिफारिशों के आधार पर जनता दल की सरकार बनी और इसके इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कई घटनाएं हुई और संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट को लागू करने की मंशा की घोषणा की गई। तो देखिए कैसे कैसे हमारे कोई भी ज्ञापन आता है तो उससे उसको कैसे बिल पास होता है और हमारे सरकारी कामकाज कैसे बढ़ते हैं। फिर वापस 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया, और अगले दिन पीएम वीपी सिंह ने एक बयान जारी कर इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदन को सूचित किया। राजनीतिक फिर हमें राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता क्यों होती है? तो लोकतंत्र में देश के इन काम को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, और इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्था कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपनी अच्छी तरह से काम करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था को अधिकार और कार्यों के बारे में बुनियादी नियम का वर्णन होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती हैं, और मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है, यानी कि हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी और उससे संबंधित अधिकारी। फिर सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं, यानी कि हमारा पीएमओ हो गया, कैबिनेट हो गया, साथ ही हमारे नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय, सभी एक राजनीतिक संस्था। आप इसको राजनीतिक संस्था को ऐसे नहीं ले सकते कि किसी पार्टी के बेस पे चल रही है, बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये राजनीतिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है संसद। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। तो कानून बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, और कानून बनाने व विधि का निर्माण करने का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है। यानी कि कानून बनाने और विधि निर्माण करने में जो भी लोग और संस्थाएं उसमें होती हैं उन्हें विधायिका कहा जाता है। और दुनिया भर के सांसद नए कानून बना सकती है। दुनिया भर के कानून सांसद बना सकती है और मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती है, या मौजूदा कानूनों को खत्म कर उसकी जगह नया कानून भी ला सकती है। जैसा कि अभी रिसेंट में हमने देखा कि पहले जीएसटी आया, जीएसटी में 4 स्लैब थे, फिर अभी 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब कर दिया गया। तो पहले ये जीएसटी का कानून बना, उसमें 4 स्लैब आए, फिर उन्हें घटा करके 2 किया गया। तो ये सभी काम संसद में ही हुए, और दुनिया भर में सांसद सरकार चलने वाली को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकार का भी प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है।
सांसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर सांसद का नियंत्रण होता है और अधिकांश देश में सांसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसा खर्च किया जा सकता है। यानी कि अगर सरकार किसी भी अगर सरकार अपना एक भी पैसा खर्च करना चाहती है तो उसके लिए सांसद की मंजूरी आवश्यक होती है। सार्वजनिक मसलों और देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए सांसद ही सर्वोच्च संघ है और संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। नेक्स्ट है सांसद के दो सदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा है। लोकतंत्र में संसद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने सांसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्से में बांट दिया और इन्हें चैम्बर या सदन भी कहा जाता है। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो सभी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन का सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाई के हितों की निगरानी भी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं और दोनों सदनों को एक राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहा गया है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पे लोगों का प्रतिनिधित्व होता है तो इसलिए हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों की सभा कही गई है। और भारत का राष्ट्रपति सांसद का ही हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? तो जैसा कि राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस, यानी कि ऊपर का सदन और निचला सदन। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है और अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसले के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और जिसका आर्टिकल 108 में वर्णन भी है। इसमें दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठती है। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकार का प्रयोग कर सकती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। लोकसभा में उसे पारित करने में केवल 14 दिन राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन देर कर सकती है। कुछ संशोधन का सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह इन सुझावों को माने या न माने। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्री पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। लेकिन यह अधिकार राज्यसभा को हासिल नहीं है और इसी प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो सरकार समेत समस्त मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। कार्यपालिका या राजनैतिक अस्थायी कार्य और अस्थायी कार्यपालिका।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका में राजनीतिक और अस्थायी राजनैतिक और सॉरी राजनैतिक और अस्थायी लोग होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में राजनीति से संबंधित व्यक्ति होते हैं, वहीं स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी जैसे डीएम, एसडीएम, चुनाव आयुक्त इत्यादि। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहा जाता है। जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से सिलेक्ट होंगे उन्हें सिविल हम आम बोलचाल की भाषा में भी उन्हें सिविल सर्वेंट कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहते हैं और ये अधिकारों राजनीतिक कार्यपालिका की तरह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान है और प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है वह अपने पार्टी के सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। इसमें लोगों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसमें लोगों का हम अपने प्रतिनिधि जो चुन करके भेजते हैं, फिर जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसी पार्टी में से एक लोगों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन की पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिससे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। यानी कि अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन ने बहुमत हासिल नहीं किया हो तो फिर सब लोग मिलकर के फिर राष्ट्रपति एक नाम का सुझाव देंगे और फिर उस नाम पर सारी पार्टियां अगर एग्री करेंगे तो फिर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह जब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी तक रह सकता है जब तक वह उस पार्टी या गठबंधन का नेता है। अगर मान लिया जाए कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अगर बीजेपी छोड़ देते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन से होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं बशर्ते वे संसद का सदस्य होना चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन से चुना जाना आवश्यक होता है। कैबिनेट मंत्री तो हमारे मंत्री भी तीन प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी भी होते हैं। और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं और कैबिनेट
मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह है। यानी कि हमारी हायरार्की जहाँ से चली आ रही है, राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के बाद पीएम होता है, पीएम के बाद हमारा कैबिनेट है, और इसमें करीब 25 मंत्री, कैबिनेट में टोटल 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, जैसे में कपड़ा उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, या फिर बहुत सारे और भी मंत्रालय हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कैबिनेट से नीचे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और फिर राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है। संविधान के प्रधानमंत्री या मंत्री के अधिकारों एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। जैसे वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों का कार्य का समन्वय करता है, के विवादों के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करता है और सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों का काम का वितरण और पुनर्वितरण भी करता है और किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। यदि पीएम अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी पीएम होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और यह राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकार का ही प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करता है ताकि राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भी होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अधिकार। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देश के राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति के नाम से ही सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं, और भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, फिर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, और फिर उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय होगा, निचला है जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय से फिर स्थानीय स्तर का न्यायालय है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, यानी कि देश का सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। जैसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में कोई डिसीजन दिया तो वो डिसीजन पूरे देश में, चाहे वह जिला न्यायालय हो, स्थानीय न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सभी को मानना बाध्यकारी होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिक और राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, जैसे नदी जल विवाद वगैरह आदि का, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भूमि विवाद भी होता है। केंद्र और सरकार के बीच
यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्थान है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है कि यानी कि अगर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है तो हम हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायपालिका का स्वतंत्र होने का मतलब है इस पर विधायिका या कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है और न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी के मर्जी के मुताबिक भी काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालत विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और मशवरे पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश को चुने जाते हैं। एक बार अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाने लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि किसी एक व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया है तो उसे हटाना ऑलमोस्ट असंभव है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग यानी कि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। और भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। नेक्स्ट है, हर चैप्टर में कुछ शब्दावलियां दी गई हैं। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, गठबंधन सरकार। विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, इसे कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थों में सरकार किसी देश के लोग और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका, एक राजनीतिक संस्थान जिसके पास न्याय करने और कानून विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। यानी न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्थान होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद का निपटारा का अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से ही जाना जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का भी विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बतलाया जाता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। राजनीतिक संस्थान देश के सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया को राजनीतिक संस्थान कहलाता है। आरक्षण, भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोग और समुदायों के लिए सरकारी संस्थान और शैक्षणिक संस्थान में पदों एवं सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहते हैं। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो। यूपीएससी हूबहू ये स्टेटमेंट दी थी 2021 के एग्जाम में।
सरकारें बदल सकती है और राज्य बना सकती है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप से, यानी कि यहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना स्टेट, राज्य का मतलब यहाँ पे जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं वो स्टेट नहीं बल्कि राज्य में पूरा देश आता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी भी देश के अंदर को अंदर देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि को भी राज्य कहा जाता है। लेकिन व्यापक रूप से राज्य का अर्थ निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू और विदेशी नीतियों बनाने का अधिकार हो, वो राज्य है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। अगले सीरीज में हम 9th क्लास के चैप्टर 4 चैप्टर 5 यानी आखिरी क्लास का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Once again, please visit again.